हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें हम लोग अभी फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में एमिल डर्कहाइम ने किस प्रकार से प्रतिस्थापित किया है, उनके सामाजिक तथ्य, उनके तुलनात्मक अध्ययन जो कि उन्होंने आत्महत्या के दर को पहचानने में या अध्ययन करने में किया था, उनका अप्रत्यक्ष प्रयोग अर्थात इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग एमिल डर्कहाइम के सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह हम सभी जानते हैं कि एमिल डर्कहाइम के विचारों में जो केंद्रीय मूल विषय है वह सामूहिकता का है। अर्थात उन्होंने सामूहिकता को या समाज को या सामूहिक चेतना को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो समाज है या समूह है वह व्यक्तियों से अलग है। डर्कहाइम इस समूह के सामूहिकता को और व्यक्तियों के बीच के संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे। उन्होंने जो भी उनसे पहले के सभी सामाजिक सिद्धांत जो कि व्यक्तियों पर केंद्रित थे अर्थात व्यक्तिवादिता को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, वह उनको असंतोषजनक से लगते थे। उन्होंने जो व्यक्ति की संकल्प, इच्छा या इच्छा शक्ति के आधार पर समाज में सिद्धांत बनाए गए थे वह उन्होंने नकार दिया था, उन्होंने उसको नहीं स्वीकारा। और वहीं पर वह सामाजिक समूह, समुदाय या समाज की सामूहिक प्रकृति से उत्पन्न हर सामाजिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि एमिल डर्कहाइम किस प्रकार से व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि समाज जो है वह व्यक्तियों का ही समूह होता है, लेकिन व्यक्ति से कुछ अधिक समाज होता है। आखिर में समाज और व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी का अध्ययन वह वैज्ञानिक रूप से करना चाहते थे। वह समुदाय के या सामाजिक समूह के हर सामाजिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे। अब यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि समाज और वैयक्तिक चेतना आखिर में किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। समाज अर्थात सोसाइटी, वैयक्तिक चेतना अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद की चेतना। तो यह दोनों के दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। यह हम सभी जानते हैं कि समाज की एक अपनी खुद की प्रकृति होती है, उसका अपना कुछ खास लक्षण होता है, वह अपने आप में विशिष्ट होता है। यह व्यक्ति की प्रकृति से भिन्न होती है। समाज उन लक्ष्यों की खोज में रहता है जो समाज विशेष से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात यह हम सभी जानते हैं कि समाज का अपना कुछ अलग लक्ष्य होता है, वहीं पर व्यक्ति का अपना कुछ अलग लक्ष्य होता है। जैसे कि समाज में बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है। तो इस प्रकार से व्यक्तियों के लक्ष्य तो अलग अलग हैं, लेकिन समाज का जो लक्ष्य होता है वह अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए होता है कि हमें इस समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अर्थात समाज एक संतुलित अवस्था में स्वस्थ तरीके से आगे को बढ़ता रहे, यह समाज का लक्ष्य होता है। तो समाज का लक्ष्य और व्यक्ति का लक्ष्य दोनों अलग अलग होते हैं। सामूहिक अस्तित्व का दबाव ऐसा है कि व्यक्तियों को अपने विशिष्ट स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। अर्थात जो समूह का अस्तित्व है या जो सामूहिक अस्तित्व होता है वह व्यक्तियों को अपने खुद के स्वार्थों को छोड़ने के लिए दबाव डालता है। क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचे तो समाज में जो एक सामूहिक भावना है यह नहीं पाई जाएगी और इस प्रकार से जो सामाजिक जीवन है यह असंभव हो जाएगा। इस प्रकार समाज अपनी सामूहिकता की प्रकृति को व्यक्तियों पर लागू करता है।
उदाहरण के लिए, जैसे हम अपने जीवन में हर समय व्यवहार के नियमों की अधीनता स्वीकार करने के लिए स्वयं बाध्य होते हैं। यह हमें कोई दबाव नहीं डालता है कि हमें इसी प्रकार से व्यवहार करना है। जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमें सामने, बुजुर्ग कोई दिख जाए, तो अनायास ही हम उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। वो हमें कहते नहीं हैं कि आप हमें प्रणाम करिए या नहीं करिए, लेकिन ये हमारे समाज के द्वारा दिए गए व्यवहार ही होते हैं कि हमें जब भी कोई बुजुर्ग या बड़ा हमसे दिखता है तो हमें उनका चरण स्पर्श या प्रणाम कर लेना है। समाज के ये जो नियम होते हैं, इनको ना तो हमने बनाया है और ना ही हम उनका चुनाव करते हैं कि हमें इस समय में सिर्फ इसी प्रकार के व्यवहार करने हैं या हम इस समय में अपने तरीके से हम कोई सिर्फ यही व्यवहार कर लेंगे। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि समाज में एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति वही व्यवहार करता है जो कि सर्वमान्य होता है। अर्थात समाज के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना पनपाई जाती है कि आप इस तरीके से ही व्यवहार करेंगे, तभी समाज एक संतुलन की स्थिति में आगे को बढ़ता रहेगा। हालांकि ऐसा कभी कभी हो भी जाता है कि जो यह समाज के द्वारा व्यवहार करने के नियम बनाए गए हैं, यह हमें उनको न मानने की, या यह कह सकते हैं कि हमारी खुद की इच्छा के विरोध में होते हैं। अर्थात बहुत ऐसे जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं हमें नहीं पसंद आते हैं, हमें उन्हें नहीं करने का मन करता है, लेकिन हमसे उनको मानने और अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है, या हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उसके अनुरूप ही व्यवहार करें। तभी समाज एक सही दिशा में सही तरीके से आगे को अग्रसर होता रहेगा। इस प्रकार से समाज की जो वास्तविकता है वह व्यक्ति के लिए उनके चिंतन, व्यवहार या चेतना को एक रूप देने का काम करती है कि व्यक्ति जो है वह आखिर में किस प्रकार से व्यवहार करे। समाज व्यक्तियों के ऊपर नैतिक सत्ता का भी प्रयोग करता है, और यह नैतिक सत्ता क्या होती है, जैसे कि विचार है, विश्वास है, भावनाएं हैं, यह सभी नैतिक सत्ता जो है वह समाज जो है वह व्यक्तियों पर लागू करती है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण यह नैतिक सत्ता जो होती है वह समाज को आदर और सम्मान देती है। तो यह जो विचार, विश्वास और भावनाएं हैं जो कि समाज व्यक्तियों पर लागू करता है, इन्हीं को समाज के उपादान कहते हैं। ऐसे विचार, विश्वास और नैतिक जो नियम हैं, यह सभी सामूहिकता द्वारा हम सभी के सामने या हम सभी के बीच में स्वीकार्य होता है। एक व्यक्ति भी यदि इसका उल्लंघन कर देता है तो सामाजिक रूप से उसको दंड देने का प्रावधान भी होता है। और ये सभी व्यवहार जो समाज के लिए लाभदायक हैं, समाज के द्वारा ही प्रतिपादित किए जाते हैं और इन्हें ही पवित्र माना जाता है। अर्थात समाज के वो नियम जो सर्वमान्य हैं, सभी से उस तरीके के व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है, इन्हीं को पवित्र मानते हैं। जैसे कि धार्मिक मत होता है, टोटम के चिन्ह होते हैं, या अगर आज के समय में देखा जाए तो जैसे हमारे देश का अगर तिरंगा है, ये सभी पवित्र वस्तुएं हो जाती हैं। ये व्यक्ति में अचानक भय या श्रद्धा की अनुभूति महसूस कराती हैं। पवित्र वस्तुओं के विपरीत साधारण लौकिक वस्तुएं भी होती हैं और इनसे वैसी श्रद्धा की अनुभूति नहीं होती है जैसी कि पवित्र वस्तुओं से होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि आज हमने मूड बनाया कि चलो आज हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। मंदिर तक तो हम जाएंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर में पहुंचेंगे हम, वहाँ पर हमारे व्यवहार करने के तरीके बदल जाएंगे। हम अपने जो भी जूते चप्पल हैं वह मंदिर के बाहर रखेंगे, फिर हम पहले प्रणाम करेंगे, अंदर जाएंगे, फिर जो पूजा पाठ के जो भी क्रियाकलाप हैं उनको हम अनुसरण करेंगे। और किस प्रकार से ये सारी क्रियाएं होंगी, यह एक समाज के द्वारा बनाए गए व्यवहार के तहत ही होती है। हम कुछ अलग से उसमें अपना व्यवहार उसमें जोड़ नहीं सकते हैं।
दरखाइम ने ऐसा माना है कि पवित्र वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निषेधों द्वारा सुरक्षित और अलग रखी जाती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे घर में कोई पूजा रखा गया है और पूजा के लिए जो चीनी या नारियल या जो भी और पूजा की सामग्री आएगी, वह ऐसे हम डेली यूज में जब हम चीनी ले आएंगे तो उसको अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन वही जब पूजा की सामग्री बन के वो हमारे घर में आती है तो उसको हम अलग तरीके से व्यवहार करते हैं और उसको सुरक्षित, उसको कहीं से भी हम गंदे हाथों से न छू लें या कुछ इस तरीके से वो कोई बच्चा उसे ऐसे गंदा ना कर दे। इस प्रकार से हम उसे अलग से संभाल के रखेंगे कि वह दूषित ना हो जाए, उस समय वह पवित्र वस्तु बन जाती है। दरखाइम यह भी कहते हैं कि लौकिक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें सम्मान से वंचित किया जाता है और साथ ही लोगों को इनसे दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि समाज में व्यवहार करने के नियम जो होते हैं पवित्र वस्तुओं के संबंध में लोगों के व्यवहार को निर्धारित करते हैं कि लोग किस प्रकार से पवित्र वस्तुओं के साथ में व्यवहार करें और लौकिक जो वस्तुएं हैं उनके साथ किस प्रकार से वो व्यवहार कर सकते हैं। समाज व्यक्तियों से उनके अपने खुद के स्वार्थों को सिर्फ छोड़ने तक ही सीमित नहीं होता है। समाज की सामूहिक ताकत जो होती है वह व्यक्तियों से पूरी तरह से बाहर नहीं है। यह व्यक्तियों पर पूर्णतः बाहर से कार्य नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो समाज की सामूहिक ताकत है वह किससे है? वह तो व्यक्तियों से ही है ना। तो व्यक्तियों से उन्हें बाहर हम कैसे समझ सकते हैं? समाज व्यक्तिक चेतना में और व्यक्तिक चेतना द्वारा अपना अस्तित्व रखता है। समाज क्या करता है? व्यक्तिक चेतना में अर्थात व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की चेतना में और व्यक्तिगत चेतना द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अर्थात समाज जो है उसमें किस प्रकार से लोग व्यवहार करेंगे यह व्यक्ति की खुद की चेतना में आता है कि हमें इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और वह उसी की चेतना के द्वारा ही वो काम करवाता भी है। जैसे कि हम किसी बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, बच्चा उस चीज़ को सीखता है और फिर वो बच्चा खुद भी सोचता है कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमें इसी प्रकार से ही व्यवहार करना है। अक्सर करके हम लोग यह देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति उनके सामने आता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा दादाजी को या दादी जी को प्रणाम कर लो। तो बच्चा सीखता है कि हाँ, जब भी दादाजी या दादी जी दिखेंगे या उनकी एज के कोई भी लोग दिखते हैं उनके हम उम्र के, तो हमें प्रणाम करना है। और इस प्रकार से वो बच्चा जब ऐसा आगे भविष्य में माता पिता नहीं भी कहेंगे तो भी वह जब देखेगा किसी बुजुर्ग को सामने तो वह ऑटोमेटिक अपने आप ही प्रणाम कर लेता है या चरण स्पर्श कर लेता है। तो इस प्रकार से समाज जो होता है वह व्यक्तिक चेतना में और व्यक्तिक चेतना द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसलिए सामाजिक ताकत को व्यक्तियों के अंदर प्रवेश करना होता है और अपने को उनमें संगठित करना होता है। जो सामाजिक ताकत होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है कि हाँ, हमें पूरे समाज को अगर सही से रखना है तो हम सभी को इस प्रकार से ही व्यवहार करना है। तभी तो अगर हम सभी मिलके और समाज के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर समाज तो संतुलन की स्थिति में रहेगा ही नहीं ना। तो इसलिए जो सामाजिक ताकत होता है यह व्यक्तियों के अंदर प्रवेश होता है और अपने को उनमें संगठित करता है। सारे व्यक्ति एक जैसे ही सामाजिक व्यवहार करें, इसके लिए सभी व्यक्तियों में एक जैसी ही भावना पनपाई जाती है और इस तरीके से यह व्यक्तिक चेतना जो होती है वह सामूहिक चेतना का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि सामाजिक विश्वास, नैतिकता और नियम आदि व्यक्तियों द्वारा ही उन्नत किए गए और बढ़ाए गए हैं। अगर मान लेते हैं कि जो भी सामाजिक विश्वास है या जो नैतिकता है या व्यवहार करने के तरीके हैं
या कोई कहाँ से सीखता है, या हर एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सिखाते हुए समाज को आगे बढ़ाती है। तो यह व्यक्तियों के द्वारा ही इसको और उन्नत किया जाता है, अर्थात उसमें और ज़्यादा सुधार किया जाता है और उसको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी जो उत्पत्ति के स्रोत हैं उनको अकेले व्यक्तियों में ढूंढा नहीं जा सकता है, अर्थात किसी भी सामाजिक विश्वास, नैतिकता या सामाजिक नियम जो हैं इनको हम किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया ही नहीं जाता है, बल्कि यह उस समाज के सभी व्यक्तियों में यह एक सामूहिक चेतना आती है और उसके कारण यह विश्वास या जो सामाजिक नियम हैं उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसका जो अस्तित्व है वह सामूहिक होता है, ना कि व्यक्तिगत होता है। और इस प्रकार से दरखाइम कहते हैं कि यह एक तरह पवित्र वस्तुओं का संसार है, अर्थात जिनको समाज सर्वमान मान्यता है तो उसको दरखाइम कहते हैं कि यह पवित्र वस्तुएं होती हैं और यह समाज में व्यक्ति के मस्तिष्क में वह स्थान देता है जो कि व्यक्ति कभी सोचा नहीं रहता है, जैसे कि समाज में एक सद्भाव की भावना बनी रहे, प्रेम सम्मान सबको मिलता रहे। इस प्रकार की जो भावना होती है वह समाज के द्वारा ही मिलती है और इसी को उन्होंने पवित्र कहा है। यह व्यक्तियों को उन चीज़ों से भी जोड़ता है जो उनकी पहुँच से परे होता है, अर्थात जिस चीज़ के बारे में एक अकेला व्यक्ति नहीं सोच सकता है वह पूरे समाज की सामुदायिक भावना के रूप में व्यक्ति सोचता है या समझता है। दूसरी तरफ साधारण लौकिक वस्तुओं का संसार है और यह व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना रहने का तरीका होता है। जीवन का जो डेली रूटीन है या दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं, तो ये जो होता है ये लौकिक वस्तुओं का संसार माना जाता है। अर्थात बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि हम नहाएंगे धोएंगे फिर हम पूजा करेंगे, तब पहले उसके बाद से हम किचन में जाएंगे, या बहुत लोग होते हैं कि पहले हम किचन में खाना बना लेंगे फिर उसके बाद से नहाएंगे धोएंगे फिर पूजा पाठ करेंगे। तो ये सबका अपना खुद का डेली का रूटीन होता है, वो उनकी खुद की व्यक्तिगत अपनी अभिव्यक्ति है कि वो जैसे चाहे वो अपना जीवन जी सकते हैं या उस तरीके से वो अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। तो यह लौकिक वस्तुओं का संसार होता है। और इस प्रकार से व्यक्तिक चेतना को, अर्थात किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत चेतना को समाज से दो तरह के स्वरूप मिलते हैं। कौन से? पहला तो पवित्र और दूसरा लौकिक। पवित्र क्या होता है? जो समाज के द्वारा सर्वमान्य होता है। लौकिक क्या होता है? जो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत खुद का अपना दिनचर्या किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसको दूसरे व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिक चेतना होती है यह समाज से दो तरीके के स्वरूप इसमें देखने को मिलते हैं, पहला पवित्र और दूसरा लौकिक। अब सामूहिक चेतना के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दरखाइम के चिंतन में सामूहिक चेतना की धारणा सर्वोपरि है। यह हम सभी जानते हैं कि जो दरखाइम के विचार हैं इसमें सामूहिक चेतना अर्थात कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो धारणा है वह सबसे ऊपर रखा है इन्होंने। दरखाइम ने सामूहिक चेतना का वर्णन एक समाज के अधिकांश सदस्यों की सामान्य भावनाओं और विश्वासों के रूप में किया है। उन्होंने माना है कि जो सामूहिक चेतना होती है वह एक समाज के ज़्यादा से ज़्यादा जो सदस्य होते हैं वह एक जैसी ही भावना रखते हैं और एक जैसे ही विश्वास रखते हैं, अर्थात वह उन भावनाओं उन विश्वासों के प्रति जागरूक होते हैं और उम्मीद करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि एक समाज के सभी सदस्य उसी प्रकार की भावना या विश्वास रखें। इन विश्वासों और भावनाओं की व्यवस्था का अपना स्वयं का एक जीवन है, अर्थात इनको जीने का अपना खुद का एक तरीका है। इसका पूरे समाज में अस्तित्व बना हुआ है। जो ये विश्वास होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो सर्वमान होती हैं, सर्व सम्मति से इन भावनाओं और विश्वासों को माना जाता है, तो इनका अपना एक अलग ही स्वयं का जीवन होता है, अर्थात अपना एक इनका खुद का ही
तरीका होता है जो कि पूरे समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। दरखाइम यह भी कहते हैं कि यह विभिन्न पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। व्यक्ति समाज में आते हैं और चले जाते हैं, जबकि सामूहिक चेतना जो होती है वह निरंतर बनी होती है। अर्थात कोई व्यक्ति, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में आज हैं लेकिन कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो समाज की चेतना है खुद की, वह हमेशा निरंतर बनी रहती है। हालांकि सामूहिक चेतना केवल व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित होती है। यह हम सभी जानते हैं कि जब समूह ही व्यक्तियों का होता है तो जो सामूहिक चेतना है, सभी लोग जो जागरूक हैं, एक साथ मिलकर किस प्रकार से कार्य करना है या समाज में रहना है, तो यह जो सामूहिक चेतना है यह केवल व्यक्तियों द्वारा ही बनाई जाती हैं, लेकिन इसकी जो सीमा है वह किसी व्यक्ति विशेष से कहीं ज़्यादा है। वह सिर्फ व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि उनसे काफ़ी उच्च स्तर है इसका। सामूहिक चेतना एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न भी होती है। कैसे? अल्प विकसित समाजों में सामूहिक चेतना जो होती है वह वैयक्तिक चेतना को अपने अंदर समा लेती है, अर्थात सामूहिक चेतना का ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। जैसे कि आदिम समाजों में जो सामाजिक नियंत्रण या निषेध जो प्रचलन में होता था, उसको देखेंगे कि जो व्यक्तिगत सदस्य हैं, अर्थात एक एक सदस्यों के ऊपर काफ़ी दृढ़ता से आरोपित होते थे और सभी सदस्य इनका वर्चस्व मानते भी थे। किस प्रकार से? जैसे कि जो आदिम समाज था उसमें यदि कोई एक व्यक्ति समाज के नियम का उल्लंघन करता था तो पूरा समाज उसे दंड देने के लिए प्रावधान का निर्धारण करता था। तो यह हम कह सकते हैं कि यह सामूहिक चेतना ही है जो व्यक्तियों के अस्तित्व को नियंत्रित करती है, क्योंकि व्यक्ति का अपना खुद का अस्तित्व, एक व्यक्ति के अस्तित्व से तो समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो यह सामूहिक चेतना ही होती है जो व्यक्तियों के अस्तित्व को नियंत्रित करती है। दरखाइम कहते हैं कि सामूहिक भावनाओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है तथा निषेधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर ये कठोर दंड के रूप में प्रतिबिंबित भी होती हैं। अर्थात जो सामूहिक भावनाएं होती हैं वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं और अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करना चाहता है या समाज के किसी नियम का उल्लंघन करना चाहता है तो यह एक कठोर दंड के रूप में भी हमें दिखाई देती हैं। सामूहिक चेतना एक समाज की संबद्धता, अर्थात एक समाज किस प्रकार से आपस में संबद्ध है, एकीकरण अर्थात एक साथ जुड़ा हुआ है या पूर्ण एकता को भी दर्शाती है। आदिम समाजों में सामूहिक चेतना सबसे ज़्यादा दृढ़ और पूर्ण रूप से अंगीकृत था, अर्थात सामूहिक चेतना का वर्चस्व सबसे ज़्यादा आदिम समाजों में देखने को मिलता है, जबकि विकसित समाजों में व्यक्तियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा विभेदीकरण होता है, अर्थात अपना अलग अलग हर किसी का विचार है और उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। अधिकतर परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं की या अपने समूह की प्राथमिकताओं के अनुसार विश्वास करने, इच्छा करने और कार्य करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र होता है। यह हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह में ज़्यादा वह सहज महसूस करता है या उस समूह का जो विश्वास है या कार्य करने के तरीके हैं उसके लिए वो ज़्यादा अधिक स्वतंत्र होता है। इस प्रकार सामूहिक चेतना के प्रभाव का क्षेत्र जो होता है वह घट जाता है। निषेधों आदि के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक प्रतिक्रियाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। यह किसकी बात हो रही है? यह जो आज का समाज है उसकी बात कर रहे हैं दरखाइम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा का प्रयोग और विकास मूलतः अपने प्रथम कार्य समाज में श्रम विभाजन, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1895 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने उसमें किया है। किसका? यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दरखाइम ने सामूहिक चेतना अर्थात कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अवधारणा का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किस में किया है? अपने जो समाज में श्रम विभाजन
जो कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1895 में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक में इन्होंने किया है। और यहाँ पर आप लोग यह भी समझ लीजिए कि जो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1895 में प्रकाशित हुई थी, यह इनकी प्रथम कृति है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समाज और व्यक्तिक चेतना में क्या संबंध है तथा सामूहिक चेतना अर्थात कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होती है, यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी कड़ी में हम लोग अपने अगले लेक्चर में सामूहिक प्रतिनिधान आखिर में होता क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।